नमस्कार मित्रों। आज का ये वीडियो है, ये मैंने शेयर बाजार के ऊपर बनाया है। देखिए, पहले मैं प्रेडिक्शन कर देता हूँ जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, और उसके बाद मैं उसके कारण बताऊंगा। प्रेडिक्शन ये है कि अगले 3 से 6 महीने में शेयर बाजार आराम से 20 और 18 हज़ार के बीच में जा सकता है। ठीक है। और ये जो गिरावट होगी बहुत स्लो होगी, तेज नहीं होगी। ठीक है। कि मान लीजिए अगर 3-4 दिन में 500 पॉइंट गिर गया तो 5वें दिन 200 पॉइंट बढ़ गया, फिर छठे दिन 100 पॉइंट बढ़ गया, ऐसे धीरे कर करके होगी। और गिरावट ज़्यादा होगी, बढ़ेगा कम। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और बता दूं, ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये इन्वेस्ट या डिसइन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करें या खुद अपनी रिसर्च करें। ठीक है। तो मैं इसके कारण बताता हूँ। इसके 4 कारण हैं शेयर बाजार के, जो कि इंगित करते हैं कि शेयर बाजार को गिरना चाहिए, और एक ऐसा कारण है जो उसे गिरने से रोकेगा। परंतु टोटल ओवरऑल मिला के कि जो ये 4 कारण हैं ये बहुत भारी हैं उस एक कारण पर। देखिए, पहला कारण क्या है कि इन दिनों यूएस में जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी ऊपर हैं। मैं एग्जैक्टली भूल गया हूँ, शायद 5 या 5.25% है। ठीक है। तो होता क्या है, जब 5.25 का यूएस इन्वेस्टर को एश्योर्ड रिटर्न मिल रहा है बॉन्ड में इन्वेस्ट करके, तो वो इंडिया में नहीं आएगा और इंडिया से अपना पैसा निकालेगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल में शेयर बाजार वैसे ही बहुत दौड़ चुका है, खासतौर से कोविड के बाद। और अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी मेरे हिसाब से। तो इसका मैं कारण बताऊं कि वो 5% में वहां क्यों इन्वेस्ट करेगा। देखिए, इन द लॉन्ग रन निफ्टी करीब 12-15% रिटर्न दे देता है ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखेंगे पिछले 8, 10, 15, 20 साल का इन द लॉन्ग रन, ऐसा नहीं है किसी साल 2% दिया, किसी साल गिर भी गया, किसी दिन 30% दे दिया, 12 से 15% के बीच में रहता है। अब आप समझिए कि मान लीजिए कोई एफआईआई है, वो यहाँ पे $100 इन्वेस्ट करता है। मैं एग्जाम्पल के बतौर बता रहा हूँ, करते तो वो लाखों करोड़ों डॉलर है। तो $100 इन्वेस्ट करता है, करीब करीब आप रेट मान लीजिए, एक्सचेंज कितना है, 87। तो जो शेयर खरीदे जाएंगे वो डॉलर्स में तो खरीदे नहीं जाएंगे, रुपए में खरीदे जाएंगे। तो 100 रुपए के कितने रुपए बनाएंगे, 8700, 8700। अब उन 8700 के शेयर्स खरीद लिए मान लीजिए, और एक साल उनने अपने पास रखे और एक साल में बढ़ के 100 रुपए के हो गए, मान के चलते हैं, मतलब एवरेज रिटर्न मान के चल रहे हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि रुपी डेप्रिशिएट हो जाता है 93, 94, 95। अगर 93 पे भी डेप्रिशिएट हो जाता है तो उसको रिटर्न कितना मिला, क्योंकि जब वो शेयर बेचेगा तो उसे वापस डॉलर 93 के हिसाब से खरीदने पड़ेंगे। तो उन्होंने 100 रुपए के शेयर बेचे और रुपया अगर 93 पे हो गया तो उसको मिलेंगे करीब, ये समझ लीजिए, $1 और $1.07। तो रिटर्न कितना हुआ, 7%। और 95 पहुंच गया तो रिटर्न कितना हुआ, 5%। 94 पे कितना हुआ, 6%। 92 पे पहुंच गया तो कितना हुआ, 8%। और रुपए के गिरने की आने वाले दिनों में बहुत संभावना है, तो वो भी एक रिलेटेड इशू है, वो मैं बताऊंगा। तो ये हो गया रिटर्न। और इसके साथ रिस्क भी है, मान लीजिए उल्टा शेयर बाजार गिरी गया तो एक जो रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है 5% का, और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा जाए, देखिए रिस्क के साथ रिवॉर्ड आपको 5 से 7% मिल रहा है, तो वो 5% बहुत अच्छा लगता है यूएस में इन्वेस्ट करना। ठीक है। तो इसलिए यही कारण है कि एफआईआई यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं, और ये इंटरेस्ट रेट बहुत समय तक ऊपर रहने की संभावना है, जहां पे है कम से कम आने वाले साल 6 महीने तक। उसके पीछे क्या कारण है मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये तब तक पैसा निकलता रहेगा जब तक जो इंटरेस्ट रेट है वो घट के कम से कम 2.5-3% पर नहीं आ जाते। और अभी देखिए, इंडिया में करीब एफआईआई की होल्डिंग थी $950 बिलियन, जो अब 2 साल के निम्नतम स्तर पे आ गई है 16% पे, करीब $900 बिलियन। तो अभी केवल उन्होंने 5% पैसा ही निकाला है। तो 5% पैसा निकालने में शेयर बाजार 4,500 पॉइंट से धड़ाम हो गया है। अगर वो समझ लीजिए $50-100 बिलियन और निकाल लेते हैं तो शेयर बाजार का क्या हाल होगा। तो एक तो ये कारण है। दूसरा एक जो कारण है, ये जो टैरिफ वॉर अमेरिका ने छेड़ दिया है, और ये टैरिफ वॉर अमेरिका के लिए छेड़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर अमेरिका को सर्वाइव करना है, अपनी इकोनॉमी बचानी है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि उसको क्यों टैरिफ लगाने ही लगाने हैं दूसरे देशों पर।
तो एक तो उन्होंने टैरिफ्स कहे हैं कि 10% अक्रॉस द बोर्ड सारे उस पर लगेंगे, सारे कंट्रीज पे ये 10%। उसके बाद लगेंगे रिटेलिएटरी टैरिफ्स कि जितना आपका टैरिफ हो उतना हमारा टैरिफ। जैसे इंडिया में कार्स पर टैरिफ है 70 से 110% के बीच में, तो वो भी इंडिया की इतनी कार्स अमेरिका होती नहीं है, कुछ और चीजों पे 70 से 110% लगाएंगे। ठीक है, तो इससे देखिए क्या होगा, टैरिफ से अब जैसे उन्होंने चाइना पे लगा दिए, तो चाइना से जो अमेरिका में चीज आएंगी वो 10% महंगी आएंगी। तो एक तो क्या होगा, अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और दूसरे कुछ चीज अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, तो उतना मतलब उतना ट्रेड कम हो जाएगी, उतने इम्पोर्ट कम हो जाएंगे अमेरिका के, चाइना के। तो वहां पर जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो चाइना में महंगे बनेंगे, वो सॉरी अमेरिका में महंगे बनेंगे चाइना के बनस्पत। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आईफोन को चाइना और इंडिया के बजाय यूएस में बनाया जाए, तो जो $1000 का आईफोन बनके तैयार होता है वो यूएस में $2000 का बनेगा। इसी प्रकार ज्यादातर वस्तुओं की बात है कि वहां लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, और भी चीज की मतलब जो कॉस्ट है कंपोनेंट्स वगैरह सबकी काफी हाई है। ठीक है, तो वहां पे बनाना बहुत महंगा पड़ेगा। तो अब क्या है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, तो यही मैं कह रहा था कि जब महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट घटने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। और दूसरे देशों के लिए ये टैरिफ वॉल्स हैं ये डिसइंफ्लेशनरी होंगी, क्योंकि उनका सामान अब अमेरिका नहीं पहुंचेगा, वो उनका देश में उनके देश में रह जाएगा। तो उनके देश में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, डिमांड उतनी की उतनी रहेगी, तो वो दूसरे देशों के लिए डिफ्लेशनरी रहेगा, मतलब महंगाई कम करने वाला रहेगा। तो यही मैं कारण कह रहा हूँ कि जो अमेरिकी ब्याज दर है बहुत धीमे धीमे कम होंगी, तो एफआईआई पैसा निकालते रहेंगे। अच्छा, इन टैरिफ वॉर से होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने चाइना पे लगाई तो केवल चाइना अफेक्टेड हुआ। अब वो चाइना कोई अपनी फैक्ट्रीज बंद नहीं करेगा, चाइना क्या करेगा, डंपिंग चालू कर देगा दूसरे देशों में। डंपिंग उसको कहते हैं कि जो ओरिजिनल कॉस्ट बनाने की पड़ रही है उससे कम पे माल बेचा जाए। तो देखिए जैसे चाइना के स्टील बहुत सरप्लस बनता है, और अमेरिका स्टील और एल्यूमिनियम पे ड्यूटी लगा रहा है, तो अब क्या होगा, जो सरप्लस होगा वो दूसरे देशों को डाइवर्ट करेगा। तो मान लीजिए जैसे इंडिया ने अगर वो भी लगा दिया उसको कि टैरिफ लगा दिया 25% का, कि अमेरिका वो नहीं आ पाए तो वो घूम के आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं जिनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाइना से भी है, इंडिया से भी है। जैसे इन द केस ऑफ जापान, तो वो क्या करेगा, चाइना डंप करेगा जापान में। अच्छा, ये होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन होते हैं कि चाइना का सामान आप यहाँ नहीं बेच सकते, तो वो नहीं बेचेंगे। वो क्या करेंगे, चाइना से सस्ता स्टील खरीदेंगे और अपना स्टील इंडिया में बेचेंगे। तो बात तो वही हो गई कि इंडिया में ज्यादा स्टील आएगा, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो कम होंगे और इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारे अब जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये रिव्यू होंगे, और सब देशों में आप देखिए कि ये टैरिफ लगना चालू हो जाएगा। अमेरिका ने जो शुरुआत करी है, तो डब्ल्यूटीओ से जो फ्री ट्रेड के कारण जो लाभ मिला था, दुनिया भर में विश्व व्यापार बढ़ता है तो ग्रोथ बढ़ती है, और उस पर संकट आ गया तो वर्ल्ड ग्रोथ भी नीचे आएगी। आप ये समझ लीजिए जैसे दिल्ली और आगरा है, इनके बीच में टैरिफ लगाई है। आगरा से जो माल जाएगा उस पर 20% दिल्ली वाले लेंगे, दिल्ली से जो आगरा माल आएगा उस पर आगरा यूपी में आएगा, दो 20% लेंगे यूपी और दिल्ली में। ऐसा हो जाए तो ट्रेड कितना कम हो जाएगा, और ट्रेड कितना कम हो जाएगा, कितने लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी, कितना व्यापार चलाया जाएगा, कितनी ग्रोथ चली जाएगी। तो आप यही समझिए बहुत बड़े स्केल पे पूरे संसार में यही होने वाला है। ठीक है, और ये होगा जब ग्रोथ डाउन होगी, तो आप ये समझिए कि शेयर बाजार है ग्रोथ के और नेट प्रॉफिट के, कैश फ्लोज के गुलाम होते हैं जो शेयर प्राइसेस होते हैं, तो शेयर प्राइसेस और नीचे जाएंगे। तीसरे, इंडिया की जो वैल्यूएशन है अभी भी एक्सेसिव है और देशों के हिसाब से। जैसे चाइना की वैल्यूएशन के मुकाबले बहुत दुगनी वैल्यूएशन, बहुत ऊंची वैल्यूएशन पे, पी वैल्यू पे निफ्टी। तो अभी एक्सपोजर इस हिसाब से जो एफआईआईज हैं और कम कर सकते हैं। और जो चौथा रीजन है, वो चौथा रीजन है कि सन 2025 में आईपीओ के थ्रू पेपर सप्लाई बहुत आने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा नए जो शेयर्स हैं, जो आईपीओज हैं वो आएंगे। एक अनुमान है कि करीब 50-60 बिलियन डॉलर के आ जाएंगे। अच्छा, ये पैसा भी ना देखिए कहाँ से आएगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, इंडिविजुअल काम करते हैं या म्यूचुअल फंड काम करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर्स में पैसा लगा चुका है वो बेच के अपने नए इश्यूज में पैसा लगाएंगे। आईपीओ हमेशा लिक्विडेटिव रहते हैं, ज्यादातर 90% ऑफ द आईपीओ उनमें पैसा लगता ही लगता है, पूरे सब्सक्राइब होते हैं और सब लगाते हैं, और ये शेयर बेच के ही लगाते हैं। तो ये चार कारण है जिनसे शेयर के दाम नीचे जाने की पूरी संभावना है। परंतु एक अच्छी बात है, सिल्वर लाइनिंग है, एक तो शेयर बाजार के लिए अच्छी बात है और दो देश के लिए अच्छी बात है।
शेयर बाजार के लिए क्या अच्छी बात है कि इस सब के बीच जो इसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट सिप के थ्रू, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली अपना डालते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के थ्रू शेयर बाजार में जाते हैं, वो पैसा म्यूचुअल फंड्स में बहुत तेजी से आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था कि एफआईआई जब एग्जिट करते थे तो बाजार धड़ाम हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, जब एफआईआई एग्जिट करती है तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जिनको हम म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, उनके पास ऐसा होता है वो काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। पर है क्या, वो भी नीचे लेवल्स पर खरीदते हैं शेयर, नीचे आने का इंतजार करते हैं। तो देखिए कब उनकी खरीदारी शुरू हो जो मैच करे, और उतनी ज्यादा हो भी नहीं पाए, उतनी मैच भी नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तेजी से पैसा निकल रहा है उतना ज्यादा पैसा आ नहीं रहा। परंतु ये है वो काफी उनके पास इस समय कैश रखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स के पास, तो वो अपना काउंटर बैलेंस कर सकते हैं इस खरीदारी को एक हद तक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो शेयर बाजार मतलब ये धीरे धीरे गिरेगा, मतलब बढ़ बढ़ के गिरेगा, बढ़ेगा कम और गिरेगा ज्यादा, ठीक है। और इस सब के बीच ये जो विश्व परिदृश्य, इसमें एक इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। अब जब सारे देशों पर टैरिफ्स लगने की नौबत है, जैसे ईयू पे भी, कनाडा, मेक्सिको, चाइना, तो इंडिया पे हो सकता है केवल बेसिक टैरिफ लगे 10%, और बाकी इंडिया ने इस बार अपनी कस्टम ड्यूटीज बहुत कम करी हैं बजट में। एक तो एक अच्छा काम करा है जो 15 मतलब वो थे वर्गीकरण थे, जैसे जीएसटी में करीब 5, 12, 18, 28 4 स्लैब होते हैं, ऐसे 15 स्लैब तो घट के 7 कर दिया गया। कंपोनेंट्स होते हैं जो मतलब मोबाइल बनाने में जाते हैं, बैटरी बनाने में जाते हैं, उन पर ड्यूटी बहुत कम करी है, और मोदी जी गए हैं वो नेगोशिएट होगा तो इंडिया को इतने ज्यादा नहीं झेलने पड़ेंगे। तो एक तो क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग होगी अब चाइना आधे कंट्रियों से चल के इंडिया में आएगी, जिसको हम चाइना +1 फैक्टर कहते हैं। अब वो हो जाएगा चाइना +1, मैक्सिको +1, कनाडा +1 और पता नहीं क्या 111। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी रखती है तो इंडिया के पास बहुत मैन्युफैक्चरिंग आएगी। जो चाइना का पिछले 2-3 दशक में विकास हुआ है, उसमें यूएस कंपनीज और विदेशी कंपनीज का बहुत बड़ा हाल है, जो उन्होंने एफडीआई इन्वेस्ट करा, बहुत बड़ा हाथ है। तो अब इंडिया में भी ये चीज होगी। और दूसरे एक जो फायदा होगा, जब हमारे ये ट्रेड पे डिसरप्शन होगा, ट्रेड कम होगा तो उससे ग्रोथ कम होगी, तो तेल की डिमांड है ना वो घट जाएगी। तो तेल की डिमांड घटेगी तो उसके प्राइसेस घटेंगे, तो इंडिया को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इंडिया अपने 88% ऑफ द नीड्स उसकी जो है क्रूड ऑयल की वो इंपोर्ट करता है, 50% गैस इंपोर्ट करता है। तो जब कभी भी फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके दाम कम होते हैं तो इंडिया को बहुत फायदा होता है, जिसकी की काफी संभावना है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अपनी फीडबैक दीजिए जो आपको मालूम पड़े, अच्छा लगे। और फिर मैं एक बार कहता हूँ, कोई भी कदम उठाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए। ये केवल एक राय है, ये गलत भी हो सकती है, मेरे अनुमान के विपरीत भी शेयर बाजार जा सकता है। और तो अपना रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। और देखिए ये नहीं मैं स्टॉक मार्केट पर आए, मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, इस हिसाब से जानता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ और अपना बताता हूँ। तो आप अपनी स्वयं रिसर्च करें, स्वयं अपनी डिसीजन लें, मेरी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नमस्कार दोस्तों।